मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो मेन पर्पस है, जो मेन यूज है उनका, वो ये है कि समीकरणों के निकाय से हम x, y और z की वैल्यूज कैसे निकालें, उसी के लिए खासकर इसका यूज करते हैं। अब आज हम यही चीज देखना है कि कैसे निकालेंगे x, y, z के मान। उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट यहां से करूंगा कि समीकरणों का कोई अगर सिस्टम आपके पास है, आप हमेशा याद रखें, जब भी मैं बोलूंगा समीकरणों का निकाय या समीकरण निकाय, तो याद रखें उसमें x, y और z पर आधारित एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा समीकरणें होंगी या तो दो होंगी। देखो, अगर x, y, z तीन वेरिएबल हैं तो तीन समीकरणें होंगी। अगर x और y दो चर हैं केवल तो दो समीकरणें होंगी। समझ रहे हैं आप? तो अगर x, y और z वेरिएबल्स हैं तो तीन समीकरणें दी जाएंगी आपको, और इन तीनों समीकरणों को मिला के हम बोलेंगे कि यह समीकरणों का एक निकाय दिया है, एक ग्रुप दिया गया है समीकरणों का, ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी को हम बोलते हैं समीकरण निकाय। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब समीकरण निकाय का जो हल होता है वो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, संगत निकाय है, तो उसका हल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर असंगत निकाय है तो आप उसके हल नहीं निकाल सकते। हल नहीं निकाल सकते मतलब उसमें से x, y और z की वैल्यूज आप नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहले इसको नोट कर लेते हैं। एक चीज मैंने बताई, समीकरणों का निकाय दो तरह का हो सकता है, या तो वो संगत निकाय होगा या वो असंगत निकाय होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है संगत निकाय। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होगा संगत निकाय। तो अगर समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का कोई निकाय है जो कि संगत है, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उस समीकरण निकाय का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या तो उस समीकरण निकाय के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, और इसको बोल देंगे अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल। तो अगर दी गई समीकरणों का निकाय एक संगत निकाय है तो उस समीकरण के या तो एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है, उसका एक ही आंसर आ सकता है हलों के, या तो फिर अनंततः अनेक हल भी हो सकते हैं। इसकी अपनी अलग अलग शर्तें हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। उनकी अपनी कंडीशंस हैं, अभी हम उन पर बात करेंगे कि क्या कंडीशन है। लेकिन क्या एक चीज आपको यह समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या बताया, समीकरणों का निकाय किसको बोला जाएगा? जब एक से अधिक समीकरणें दी जाती हैं तो समीकरणों का पूरा झुंड, पूरा ग्रुप को मिलाकर हम बोलते हैं कि ये क्या है, समीकरण निकाय है। अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों का निकाय। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास में एक टीचर है, कुछ बच्चे हैं, तो ये सब पूरा क्या है, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें एक पढ़ाने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही सिस्टम का मतलब ग्रुप से होता है कि अगर कहीं पर एक से ज्यादा समीकरणें हमको दी गई हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये क्या है,
ये समीकरणों का एक निकाय है। ठीक है, समीकरणों का निकाय दो तरह का हो सकता है, या तो वो संगत निकाय हो सकता है और या तो वो असंगत निकाय हो सकता है। अगर समीकरणों का निकाय संगत है, कंसिस्टेंट है अगर, तो या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल, उस समीकरण का केवल एक हल हो सकेगा, इसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और या तो अनंततः अनेक हल भी हो सकते हैं। कब ऐसा होगा और कब ऐसा होगा, इनकी भी अपनी शर्तें हैं, हम बाद में बात करेंगे। अभी समीकरणों का निकाय दूसरा और क्या हो सकता है, असंगत निकाय भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो सकता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर समीकरण निकाय असंगत है, इसको हम बोलते हैं असंगत निकाय। अगर दी गई समीकरणों का निकाय असंगत है तो उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये दो बातें अभी हमने बताई। अगर दी गई समीकरणों का निकाय संगत निकाय है तो उसका या तो अद्वितीय हल होगा या तो अनंततः अनेक हल होंगे। अगर दी गई समीकरणों का निकाय असंगत निकाय है तो उसका कोई हल ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आप ये नोट करें, इसके बाद और आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर हम समीकरण निकाय को कोई हल नहीं है तो फिर समीकरण का वो निकाय क्या कहलाएगा, असंगत। अगर कोई हल ही नहीं है तो वो असंगत हो गया। और अगर हम हल कर सकते हैं, चाहे उसका यूनिक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस निकले, अगर वो सॉल्यूशन किया जा सकता है उसका, तो फिर वो संगत निकाय होगा। तो संगत और संगत निकाय समझ में आ गया आपको। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे कैसे, अगर हमको करना पड़ गया तो सॉल्यूशन करने के लिए अगर आपको जो इक्वेशंस दी जाएंगी उनको हल कैसे करोगे, उसे ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया कि हमें समीकरण निकाय दिया गया है और उस समीकरण निकाय में पहली समीकरण हमको दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। समीकरण निकाय का दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। समीकरण निकाय का जो तीसरा इक्वेशन है वो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हमको दी गई हैं और हमको इनका सॉल्यूशन पता लगाना है। सॉल्यूशन पता लगाना है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये समीकरणों का एक निकाय है और इसे हल करके ना हमको x, y और z के मान निकालने हैं। ये कैसे किया करेंगे ये आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके पहले हमने जो बताया वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या बताया है, अगर समीकरणों का निकाय का हल कर सकें हम, चाहे अद्वितीय हल आए चाहे अनंततः अनेक हल आवे, समीकरण को निकाय क्या कहलाएगा, संगत। और असंगत कौन सा निकाय होगा समीकरणों का, जिसका हल किया ही ना जा सके, तो असंगत निकाय उसको कहेंगे जिसका हल ही ना किया जा सके। फिलहाल हम लोगों को अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर समीकरण का तीन समीकरणों का एक निकाय दे दिया गया है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी तीन इक्वेशंस आपको दी गई हैं इन्हें आप आव्यूह रूप में बदल लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और देखिए कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे।
मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे चेंज करेंगे कि एक्स वाई और जेड के जो ये गुणांक हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनका एक आव्यूह बनाएंगे, इनका एक आव्यूह बना लेंगे। माना a इज इक्वल टू, और उस आव्यूह को हम क्या मानेंगे, a मान लेंगे, और क्या बनेगा देखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो बताइए ये हमने किसका आव्यूह बना लिया, एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह, और इसको हमेशा क्या माना करोगे आप, ए माना करोगे, कैपिटल ए। इसके बाद एक आव्यूह में हम ये एक्स वाई और जेड लिखेंगे और उसे हम एक्स मान लिया करेंगे और ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड का हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, स्तंभ आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो केवल, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखा करेंगे। ध्यान से इसको समझ लेना, हर सवाल में यही करना है। आप जानते हैं इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से करने हैं। कैलकुलेशन में आपसे गलती हो जाए वो अलग बात है, मेथड सबका सेम होता है। तो एक्स हम मान लेंगे, एक्स वाई जेड ऐसा लिख देंगे। इसके साथ बराबर के उस तरफ जो ये कांस्टेंट्स यूज हुए हैं इनको भी एक आव्यूह में लिखेंगे और इनको भी स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे, d1 d2 d3। समझ आया कि नहीं आया आपको? तो इस तरीके से कितने आव्यूह बन गए हमारे, 3 आव्यूह बन गए। फिर से सुन लीजिए, एक्स वाई और जेड के गुणांकों का एक आव्यूह बनाएंगे, उसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। एक्स वाई जेड से एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसे हम कैपिटल एक्स से लिखेंगे। अंदर लिखे हुए एक्स वाई जेड सब स्मॉल लेटर हैं, बाहर कैपिटल लेटर लिखेंगे। और बराबर की तरफ आने वाले जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनका एक स्तंभ आव्यूह बनाएंगे जिसको हम कैपिटल बी से लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ऐसा लिख दें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। कैसे? अगर हम इसका इससे गुणा करवाएं तो ये आ जाना चाहिए। नहीं समझ आया? अगर हम इस आव्यूह का इस आव्यूह से गुणा करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। कैसे? इस आव्यूह का इससे गुणा करवा के आप देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1। इसका गुणा इससे करवाइए, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2। यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। तो अगर आप a का गुणा x से करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाया करेगा? तो हम इन्हें इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देंगे। प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्री मल्टीप्लाई का मतलब समझते हैं आप? a इनवर्स पहले लिखेंगे, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है? a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा? I। वेरी गुड। I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। I इंटू एक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आप देखें, x की वैल्यू a इनवर्स इंटू b से निकाली जा सकती है। क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब अगर आप x, y और z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना रहेगा? a इनवर्स इंटू b। उसके लिए आपको a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, तो b तो आपके पास है, a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए ये एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। इसका a इनवर्स कैसे निकालोगे?
पहले इसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, फिर ए इनवर्स का सूत्र लगाओगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, वो फॉर्मूला लगा देंगे और ए इनवर्स निकल करके आ जाएगा। जैसे ही ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स को बी से गुणा करवा देंगे और बड़ी आसानी से एक्स अर्थात स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के मान निकल आएंगे। हो सकता है अभी भी आपको वो इमेजिनेशन ना आ रहा हो, लेकिन जब हम करके आपको दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा। लेकिन अभी ये बताइए, इतनी चीज समझ आई आपको कि नहीं आई? समझ में आया? समझ में तो आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम और इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत याद रखें कि अगर किसी भी समीकरण निकाय को सॉल्व करके उससे एक्स वाई और जेड चाहिए तो ये सूत्र लगेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। उसमें यह भी आपको याद रखना है कि x क्या चीज, ये भी आपको याद रखना है कि a क्या चीज है, यह भी आपको याद रखना है कि b किससे बना था, ठीक है? नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी अभी आपने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला देखा, दैट इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्मूला आपने देखा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हम लगाएंगे और x और y और z के मान निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में आप देखो a इनवर्स आता है, a इनवर्स, और आप तो जानते हो कि a इनवर्स सभी अवयवों का नहीं निकलता। आप समझते हैं ना, a इनवर्स सभी अवयवों का नहीं निकलता। कुछ अवयवों का a इनवर्स निकलता है और कुछ के नहीं निकलते। मतलब आपने देखा होगा कि a इनवर्स का किसी का अस्तित्व होता है और किसी के a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, ऐसा हो सकता है। तो a इनवर्स के किसके a इनवर्स का अस्तित्व होता है? अच्छा, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 ना हो उसके a इनवर्स का अस्तित्व होता है, और जिसके डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 हो उसका a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। कुल मिला के इसमें हम कुछ कंडीशन बना सकते हैं। केस फर्स्ट ले लें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से। केस फर्स्ट, अगर एक मैट्रिक्स आपको मिली है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसी का नाम क्या रखा करते थे? इनवर्टिबल, मतलब व्युत्क्रमणीय। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव कौन से अवयव होते हैं? जिनका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, तभी तो उसका नाम व्युत्क्रमणीय है। ऐसे अवयवों में ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 नहीं होता। और याद करिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यही कंडीशन थी कि अगर अवयव नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब है उसके ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। और आप एक चीज और जानते हो कि किसी भी अवयव का जो व्युत्क्रम होता है वो अद्वितीय होता है। मतलब किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालने जाओगे तो एक अवयव का एक ही व्युत्क्रम निकलेगा। एक अवयव के एक से ज्यादा व्युत्क्रम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अवयव आपको जो दिया गया है आप व्युत्क्रम निकालो तो उसके 2 व्युत्क्रम निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक अवयव का केवल एक ही व्युत्क्रम हो सकता है, किसी अवयव के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, इसका मतलब उसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। और ज्ञात करेंगे तो एक अवयव के कितने ए इनवर्स निकलेंगे? एक ही निकलेगा। मतलब उसका ए इनवर्स कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय होगा।
अद्वितीय वो चीज होती है जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना हो। आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान में, फिर आपको बोलते हैं सर ये चीज लीजिए, ये बिल्कुल यूनिक चीज है। ऐसा बताते ही नहीं बताते? कपड़ा लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, आपको बोलते हैं ये शर्ट ले जाइए, बिल्कुल यूनिक शर्ट है, मतलब इसके जैसी दुनिया में नहीं है। तो यूनिक का मतलब अद्वितीय, इसका एक ही तो इनवर्स है। अब इनवर्स अगर अद्वितीय है तो आप यहां से देखिए कि जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू भी तो अद्वितीय आएगी। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका हल किया जा सकता है, कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण निकाय का कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अच्छा, केस 2 देखिए। और एक चीज, अगर अद्वितीय हल है तो समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत कि असंगत? संगत। अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण निकाय संगत होगा। क्योंकि जब निकाय का हल अद्वितीय होता है तो निकाय संगत होता है। ठीक है। केस 2, अगर हमने कोई सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गई हमें, सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल मतलब अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना होगा? तभी तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकेंगे। अब अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन इनवर्टिबल, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो उसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तब हमारा समीकरण निकाय संगत होगा। असंगत होगा कैसा होगा? इसका पता लगाने के लिए फिर इसमें 2 कंडीशन हमको लगानी पड़ेंगी। इसका पता लगाने के लिए हमको इसमें क्या करनी पड़ेंगी? 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कौन सी 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी? फर्स्ट कंडीशन, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए, आप क्या करेंगे? आप ए का एडजॉइंट निकालिए, उसको बी से मल्टीप्लाई करिए। एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे तो या तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और या तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, प्लस आएगी, माइनस आएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 बातें करूंगा कि या तो 0 हो जाएगा या 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? समीकरण निकाय असंगत होगा। 0 नहीं हुआ तो समीकरण निकाय कैसा होगा बउआ? असंगत होगा। असंगत होगा मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। समीकरण निकाय असंगत होगा, और जब समीकरण निकाय असंगत होगा तो कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक। और सेकंड, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया तो असंगत होगा, लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ गई, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, फिर समीकरण निकाय कैसा होगा? तो आंसर है इस स्थिति में समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। क्लियर नहीं है कुछ? क्या लिख सकते हैं? समीकरण निकाय
संगत भी हो सकता है तथा असंगत भी हो सकता है। देखो, अब अगर असंगत हुआ तब तो कोई हल ही नहीं मिलेगा आपको। अगर असंगत हो गया तो कोई हल नहीं, लेकिन अगर संगत हुआ तो यहां पर अनंततः अनेक हल होंगे, क्योंकि संगत होने पर या तो अद्वितीय हल होता है या अनंततः अनेक हल होते हैं। संगत होने पर अद्वितीय हल हो चुका है, संगत होने पर अनंततः अनेक हल यहां पर हो सकते हैं। अनंततः अनेक हल होंगे, ये कंडीशन आएगी। तो इस तरह से ये दो स्थितियों में आपको इसको समझना है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूं। केस फर्स्ट, अगर आव्यूह व्युत्क्रमणीय है अर्थात डेल्टा ए 0 के बराबर नहीं है तो उसका ए इनवर्स आप ज्ञात कर सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसलिए उस समीकरण निकाय का हल भी कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल होगा अर्थात समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है अर्थात उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, इसको पता लगाने के लिए फिर से मुझे दो कंडीशन लेनी पड़ती हैं। एक लेनी पड़ेगी, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 नहीं आई, कुछ भी आ गई, प्लस आए माइनस आए, कुछ भी आए, 0 केवल ना आए, तो समीकरण निकाय असंगत होगा और समीकरण निकाय का कोई हल ही नहीं होगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आ जाए तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। असंगत हुआ तो कोई हल ही नहीं होगा, लेकिन अगर संगत हुआ तो यहां पर अनंततः अनेक हल आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी कंडीशंस हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे ये पूछा जाएगा कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, और सॉल्व करके एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो अभी आप, मुझे लगता है आप सब कुछ समझ गए हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर आप गौर करेंगे, अच्छे से ध्यान देके उसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो सब कुछ क्लियरली आपको अलग अलग समझ में आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 4.6 का। आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन हो तो उन्हें सॉल्व किया जाए। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये एक समीकरण निकाय है जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, और ये इक्वेशंस का एक ग्रुप है, इसलिए इसको हमने बोला समीकरण निकाय। इसको हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब हल करके एक्स और वाई के मान निकालिए। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? इसके गुणांकों का एक अवयव बनाना चाहिए। उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल ए से। तो लिखेंगे माना a इज इक्वल टू 2 5 3 2। समझ आया? उसके बाद x बनेगा, कैसा बनेगा? x और y ऐसे। इसके साथ अचर पदों से मिलकर एक अवयव बनेगा, स्तंभ अवयव, जिसको हम b से लिखेंगे 1 7। ये समझ आया आपको? अब सूत्र कौन सा लगेगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसका मतलब मुझे ए इनवर्स चाहिए ना सबसे पहले तो, और ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए सबसे पहले। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट, ए ये है, अवयव रूप में लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3 2, सॉरी, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब इसे अगर आप बेटा कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर 2 दूना 4, -3 पंचे 15,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? -11। -11 आई, क्या 0 के बराबर आई? इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो अभी अभी कंडीशंस लिखी हैं सारी की सारी आपने, देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो निकाय संगत होगा कि असंगत? संगत निकाय। अनंतता अनेक हल होंगे कि अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है इसका। तो इस हालत में समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय संगत होगा। समीकरण का हल कैसा होगा? हल अद्वितीय होगा। ठीक है, और ये अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, हमको तो ए इनवर्स तक जाना है, तो अब हम एडजॉइंट निकालना चाहेंगे। देखो ये पूछा नहीं गया था पर हमने बताया आपको ताकि कंडीशंस को आपने पढ़ा है उनको लगाना भी सीखिए कि कहाँ क्या मिलने पर हम क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं। एडजॉइंट ए, ध्यान से देखो, जो ए है 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हमने आपको बड़ा आसान तरीके से बताया है। कैसे? मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये वाला 2 यहाँ और ये वाला 2 यहाँ कर दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों जगहों पर 2 है। और जो लैगिंग डायगोनल है उसका क्या कर देंगे? उसके अवयवों के निशान बदल देंगे, -3 -5। ठीक, ये एडजॉइंट ए निकल करके मिल गया हमको। अगर ये एडजॉइंट ए आ गया तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -11, एडजॉइंट ए 2 -3 -5 2। आप चाहें इसको गुणा करवा दीजिए आप, या अभी आप रहने दें, मत गुणा करवाएं। ये क्या निकल के आ गया बेटा? ए इनवर्स की वैल्यू। हमें तो x और y चाहिए, तो अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी अभी हमने डिराइव किया हुआ है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था ना, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ये लिखेंगे -1 अपॉन 11 2 -3 -5 2 इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे? देखो भैया 1 7। दो अवयवों का गुणा कराना आप सभी बच्चों को आता है, चलो गुणा करवाओ इसका और इसका। फर्स्ट रो का इस कॉलम से होगा पहले, तो 2 का 1 से, 2 1 कम 2, -5 7 35, 2 -35 क्या बना? -33। अब इस रो का इस कॉलम से -3 1 कम 3 प्लस 2 7 14, -3 प्लस 14 11, -3 प्लस 14, 14 में से 3 माइनस कर दो, 11 तो बचेंगे। ये x, अब ध्यान से देखो बेटा x की वैल्यू क्या है? अब वक्त आ चुका है x की वैल्यू लिख देने का। x की ये वैल्यू है, देखो हम लिख देंगे इसकी जगह पर, या यही देख x y, ये x की जगह लिख दिया। -1/11 को अंदर गुणा करवा दो। अगर -1/11 का गुणा करवाओगे तो सभी अवयवों में होगा, -1/11 गुणा -33 से होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 11 3 33, -1/11 का 11 से होगा तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा, -1। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हुई है, क्या होना चाहिए? संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव बराबर कर दो। x किसके बराबर? x इज इक्वल टू 3
एंड y इज इक्वल टू -1। आप देखो इस समीकरण निकाय का हल हमने किया, एक्स वाई निकाले, लेकिन आव्यूह विधि से निकाला हमने। समझ रहे? इसी समीकरण निकाय का हल आप विलोपन विधि से भी किया करते थे। कैसे? या तो x का टर्म या y का टर्म बराबर कर देते थे और सॉल्व करके x या y निकाल लेते थे। आप करते थे ना? और वही काम हम कैसे कर रहे हैं? आव्यूह की विधि से। समझ आया कैसे करना है? और एक चीज देखिए, इन सवालों में सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या होती है? पहली अच्छी चीज, जितने भी क्वेश्चन लगाइए सबका मेथड सेम है। दूसरी अच्छी चीज ये है कि आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सोचोगे क्या गलत आई तमु सही है का? ऐसा नहीं है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास x और y है, रख के आप चेक कर सकते हो। x कितना 3, y कितना -1। अगर यहां 3 लिखा तो 3 गुना कितना हो गया? 6। y का -1 लिखा, -1 गुने 5, -5, 6 -5 1। संतुष्ट हो रही है? इसको भी करके देखो, 3 3 9, -2, 9 -2 कितना हो गया? 7। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको पन्ना पलट के किताब का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, या एग्जामिनेशन में आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं हमारा आंसर सही निकला कि गलत निकला। आप तुरंत उसको ये वैल्यूज रख रख करके संतुष्ट करवा के देख सकते हो। अगर आपके द्वारा निकाली गई वैल्यूज आपकी दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं तो आपका आंसर सही है, और अगर जरा सा भी कहीं सेटिस्फैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर चेक कर लो, कहीं गलती हो गई होगी आपसे। अब आप ये बताइए, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद और लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 28 में ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल कीजिए मतलब हल करके x, y और z का मान निकालिए। ठीक है, फिर से वही काम करना है। सबसे पहले a बनाएंगे आव्यूह, गुणांकों का आव्यूह बनेगा 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। ठीक है, इसके बाद x बनाएंगे क्या? x, y और z, ये 3 वेरिएबल्स का है। b भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा कांस्टेंट टर्म से, 8 1 और 4। अब ये बताइए, ये आपको समझ में इतना आ गया? सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना चाहेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। बेटा समझ आया ये आपको? अच्छा, इसके बाद ठीक है, इसका मान निकालना है तो प्रसार करना पड़ेगा आपको। किसके सापेक्ष कर दिया जाए? C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले 3, डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, और ऐसे छोटी सारणी बना दो, इधर से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से 3 ढक दो आप। ये बचा 1 -1 -3 2। C1 का अगला एलिमेंट 2 है और ये नॉन डायगोनल है तो -2, इधर से भी 2 ढक दिया, इधर से भी 2 ढक दिया, -2 3 -3 2, -2 3 -3 2। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट है 4, डायगोनल एलिमेंट है इसलिए +4। ऐसा कर दिया, इधर से भी 4 को ढक दिया, ऐसे भी 4 को ढक दिया, -2 3 1 -1, -2 3 1 -1। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लो। इसका गुणा इसे करेंगे तो ये आएगा 2 -3 एकम 3, -2, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4, -9 लिखेंगे तो ये +9 बन जाएगा, +4, इसको गुणा करेंगे तो 2 -3। अब गौर से देखिए, 2 -3 -1 हुआ, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -3
9 में 4 चले गए +5, 5 को 2 से करेंगे तो -10। यहां पर 2 -3 हुआ, -1 का गुणा 4 से करेंगे -4। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -17 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -17 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा है? संगत, कंसिस्टेंट। और समीकरण निकाय के हल के बारे में बताइए, अद्वितीय हल। ठीक है, ठीक है। अब आगे का क्या करना रहेगा आपको? ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले। तो पहले एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट ए 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एडजॉइंट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11, निशान बताओ, प्लस होगा कि माइनस? प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 -1 -3 2 बचा, इसका गुणा करेंगे 2 -3 -1 आ जाएगा। A12 निशान कैसा होगा? माइनस। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 -1 4 2 बचा, 2 दूना 4 -4। अब 4 -4, 4 + 4 8 हो गया, और वो 8 कैसा? माइनस का। A13 फिर से प्लस हो जाएगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 1 4 -3 -6 -4 -10। ओके। अब A21 निशान कैसा होगा? माइनस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 3 -3 2 -4 + 9, -4 + 9 +5 बचा, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। इसके बाद 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ढक दो, सेकेंड कॉलम ढक दो। 3 3 4 2, 3 दूना 6 -4 3 12, 6 -12 -6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 3 -2 4 -3 बचा, -9 -8 -9 + 8 -1, और इसका -1 आएगा, तो उसकी वजह से +1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया? देखे रहिएगा भाई आप लोग भी। -9 + 8 -1, और उसके माइनस के मारे प्लस। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -2 3 1 -1, इसका गुणा इससे किया तो 2 -3 -1 आया, और इसका खुद का निशान कैसा? प्लस, तो -1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 3 3 2 -1 -3 -6 -9, और इसका खुद का निशान माइनस भी है, तो +9। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 3 -2 2 1 3 -4 3 + 4 7, और इसका खुद का निशान भी प्लस है। तो ये एडजॉइंट ए निकल करके आ गया। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -17, and what is adjoint A? This is adjoint A. We have found out it just now. -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। मत करवाइए गुणा, बना रहने दीजिए ए इनवर्स को इतना ही, आगे हमारे काम आ जाएगा। अब क्या करना है भाई?
हमें तो x चाहिए, तो x के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे A इनवर्स इंटू बी। समझ आया आपको? अरे समझ नहीं आ रहा है आप लोग? आ रहा है? A इनवर्स इंटू बी, x इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह A इनवर्स की ये वैल्यू लिखो, -1/17, और ये लिख देंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये A इनवर्स हो गया। इनटू B करना है बेटा, ये है B 8 1 4, तो B कर लो 8 1 4, मल्टीप्लाई करवाना आपको आता ही है, -1/17। गुणा करने में किस तरह से करते हैं? फर्स्ट रो उठाइए, इस कॉलम में गुणा कर दीजिए, तो -1 का 8 से करोगे -8 -5 -4, फिर इस रो को उठाइए, इस कॉलम से गुणा करिए, -8 को 8 से करोगे -64, -6 को 1 से करेंगे -6, 9 को 4 से करेंगे 9 चौके 36। इतना समझ आ रहा है ना? अच्छा, अब इस रो को उठाइए, इस कॉलम से करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा -80, फिर 1 का 1 से होगा तो 1, 7 4 28, कैलकुलेट कर लो भाई। 8 5 13 और 4 17, माइनस का 64 और 6 कितने हुए? माइनस के 70, -70 + 36 माइनस का 34, 28 1 29, -81 + 29 -51, ठीक है ना भाई? अब -1/17 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो सभी अवयवों में होगा। -17 का गुणा -1/17, पहले तो माइनस कॉमन लेके माइनस हटा ही दो, माइनस सबका चला गया। अब 17/17 करोगे तो 1, 34 1 कम 34/17 करोगे तो 2, 51 1 कम 51/17 करोगे तो 3, और अब x की ये वैल्यू भी लिख देनी चाहिए आपको। x की वैल्यू क्या है? देखो कहाँ है, x y z, तो इस x की जगह पर हम x y z भी लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, दोनों आव्यूह है, और दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर है। तो अगर दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर करोगे तो x किसके इक्वल आएगा? 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। x y z के मान निकल आए और आव्यूह विधि से निकाले हमने। अगर आप चाहते हैं आंसर को अपने चेक करना तो आप चेक करिए, किसी में रख के देखो, इसमें रख के देखो, x की जगह 1 तो ये क्या बन गया? 3, y की जगह 2 तो ये क्या बन गया? -4, z की जगह 3 तो 3 3 9, 9 3 12 -4 8, और 8 आ रहा है उधर। संतुष्ट हो रही है इक्वेशन, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप इसको एक और संतुष्ट करवा के देख लो। 2 1 कम 2, y की जगह पर क्या लिखना है? 2, -z की जगह पर 3, 2 2 4 -3 क्या होगा? 1 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करके आंसर निकाला वो आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। अब आप बताएं क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो वैसे आप ये कर सकते हैं क्वेश्चंस, आप चाहें तो एक्सरसाइज 4.6 में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, जितने आपको आ जाएं आप उतने करके कोशिश तो कर सकते हैं ना, आपको सब आ जाएंगे, इसलिए आप इन्हें लगाएंगे। और आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं। तो आपको आज बताई गई पूरी बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई भाई? आ गई। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।